भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं पुनः हाजिर हूँ ऑनलाइन शिक्षण में राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का एक चैप्टर लेकर के, संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली के ऊपर व्याख्या करूँगा। जो शब्दावली है, उस शब्दावली में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की व्याख्या हम सबके ध्यान में आ जाए और फिर परीक्षा में कई बार संविधान की शब्दावली की व्याख्या के ऊपर भी प्रश्न बन जाते हैं। तो हमें शब्दावली की व्याख्या आराम से समझ में आनी चाहिए। तो इस बात पर चिंतन करने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रस्तावना की। जो प्रस्तावना के अंदर जो विवेचना की गई है, जो शब्दावली जोड़ी गई है कि हम भारत के लोग, यानी ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की विशेषता भी है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना है और संविधान की विशेषता भी है। हम संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो हमारे सामने जो भारत का जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये बात आपके विष्णु हरि कामत नाम का एक व्यक्ति था, तो उन्होंने लिखा कि हम सबको ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान है। और फिर इस विशाल संविधान की जो प्रस्तावना है, तो इस विशाल संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, या फिर आपके नाम सुना होगा के.एम. मुंशी। तो जो के.एम. मुंशी साहब थे, उन्होंने इसको संविधान की जो आत्मा यानी प्रस्तावना है, इसको एक राजनीतिक कुंडली के रूप में भी कहा है। तो इसके अंदर जो शब्दावली है, उस शब्दावली का समय समय पर संशोधन भी हुआ है और इसमें जोड़े भी गए हैं। तो उसके अंदर हम बात करते हैं हम भारत के लोग, यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया तो ये घोषणात्मक भाग है, यानी घोषणा की हुई है, हम सब ने घोषणा की है। भारत के संविधान के जो निर्माता थे, उस निर्माता का भाग, यानी कि हमने सब ने मिल के बनाया है। इसलिए इस शब्दावली को जोड़ा गया है कि हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार जो संप्रभुता, यानी कि जो संप्रभुत्व शक्ति है, वो किस में है, तो भारत की जनता में है, भारत की जनता में निहित है। इस बात को इस शब्दावली के अंदर जोड़ा है कि हम भारत के लोग, यानी हम लोगों ने इसको यानी कि स्वीकृत किया है। प्रस्तावना में इस बात को प्रयुक्त किया गया है कि हम भारत के लोग हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इस शब्दावली को इस माध्यम से कहा है कि जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो स्रोत है भारत की जनता। भारत का संविधान है, उस भारत की जनता की जो शक्ति है वो कौन है, तो भारत की जनता है। इस रूप में इसको लिया गया है। और फिर बात बताइए है कि जो संप्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र है, शक्ति है, इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण भी भारत की जनता करती है। और जो भारत की जनता किस रूप में करती है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। फिर संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण भी भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण किया। यानी कि बात 1946 की है, जुलाई 1946 की। जब जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने की जब घोषणा हुई थी कि भाई अपने देश का संविधान बनाना है, तो उस समय जो संविधान बनाने की जो घोषणा हुई, उसके अंदर कहाँ से कितने कितने लोगों को बुलाया गया, तो बताते हैं कि कुल मिलाकर के 389 यानी 390 जो सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा वहाँ 390 सदस्यों को बुलाया गया, जिसके अंदर जो हमारा भारत, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के जो गवर्नर हुआ करते थे, तो उनमें से 292 लोगों को बुलाया गया। कितने लोगों को, 292 लोगों को। फिर जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश,
जैसे अपने राजस्थान में देखा जाए तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश अजमेर हुआ करता था। तो ऐसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो पूरे भारतवर्ष में ऐसे 4 लोगों को चीफ कमिश्नर क्षेत्र से बुलाया गया। और इसी प्रकार जो देशी रियासतें हुआ करती थी, उन देशी रियासतों यानी राजा महाराजाओं का जो रजवाड़े हुआ करते थे, उनमें से आपके 93 लोगों को बुलाया गया। ऐसे कुल मिलाकर के भारत के जो संविधान निर्माण करने की जो समिति बनी थी आपके जुलाई 1946 के अंदर, उसमें 389 यानी 389 लोगों को बुलाया गया। और उसके अंदर ये बात आई कि हम भारत के लोग क्या करते हैं कि हम घोषणा करते हैं कि संविधान को, यानी कि जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। फिर इसके अंदर जो उद्देश्य का भाग आया कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, भारत का जो संविधान बनाया गया उस संविधान का उद्देश्य क्या है। कोई भी बात करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। किसी भी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बिना उद्देश्य से कैसे करेंगे। तो इसका उद्देश्य है कि इसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उद्देश्य के भाग के अंदर एक शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। फिर क्या कहा है कि जो आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ, यानी आंतरिक समस्याएं कोई आ जाती है तो उस आंतरिक समस्याओं का भी शक्तियों के द्वारा निवारण किया जा सकता है। और बाहरी शक्तियाँ, कोई बाहरी देश है, बाहरी ताकतें हैं और कोई बाहरी मामले हैं, उसका भी निपटारा भारत आराम से कर सकता है। इसको बोला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अंदर का मामला हो चाहे बाहर का मामला हो, दोनों ही मामलों को सुलझाने में भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र या राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस बात को इन्होंने कहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर बात आती है समाजवाद की। जो समाजवाद की बात आती है तो समाजवाद पहले तो नहीं था, यानी कि जिस समय देश आपके 1900 संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय समाजवाद शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये जो शब्द थे ये शब्द पहले नहीं थे। तो ये कब जोड़े गए? तो ये बात जोड़ी गई 1976 में, यानी कि 1976 यानी 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 के अंदर इस बात को जोड़ा गया कि समाजवाद, यानी समाजवाद शब्द की व्याख्या इन्होंने उस संशोधन के तहत की कि भाई प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके अधिक स्पष्ट किया गया। क्या किया गया कि समाज के अंदर जो कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात इस समाजवाद शब्द से कही गई है। और फिर समाजवाद के माध्यम से इस बात को भी इस रूप में भी व्याख्या की है कि जो विषम परिस्थितियां या आर्थिक व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, जो गरीब तबके के वर्ग, उनको भी देश के अंदर उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की बात की है कि भाई हमारा देश है इस रूप में भी प्रयास करेगा। और फिर सभी की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखाई दे। फिर इसके आगे जो शब्दावली में एक और शब्द जोड़ा गया था कि पंथ निरपेक्ष, ये भी आपके 1976 के अंदर जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 के अंदर। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं तो इसके अंदर भारत है किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, तो भारत है वो सभी धर्मों को मान्यता दे। भारत के अंदर सभी धर्म समान रूप से देखे जाएं, यानी कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं करें इस रूप में। फिर इन्होंने कहा कि जो कोई भी धर्म है, कोई भी पंथ संप्रदाय है, वो उसका जो पंथ संप्रदाय का चलाने वाला है वो उसका प्रचार प्रसार करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और फिर अपनी तटस्थ स्थितियां रख करके, तटस्थ स्थितियां होनी चाहिए।
और सभी धर्मों को समानता का, सभी धर्मों के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसको बोला है पंथ निरपेक्ष। यानी कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना प्रस्तावना में दो बातें बताई थी, एक तो घोषणात्मक और एक उद्देश्य का भाग। तो घोषणात्मक में तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो भारत की जनता है वो क्या घोषणा करती है कि हमने इस रूप में इसको स्वीकृत किया है। फिर बात आई है उद्देश्य की, तो उद्देश्य का के अंदर जो समाजवाद शब्द है, फिर पंथ निरपेक्ष शब्द है, फिर एक शब्द आया लोकतंत्रात्मक। तो ये जो लोकतंत्रात्मक शब्द क्या है, तो लोकतंत्रात्मक शब्द की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य है भारत में जो राज सत्ता का प्रयोग है, जो भारत में जो राज्य सत्ता है, राज सत्ता का प्रयोग है, वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि जो राज सत्ता यानी शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो भारत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि, और वो जो भारत के निर्वाचित लोग हैं वो शासन तंत्र चलाएंगे और वही जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसको बोला इन्होंने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी संविधान है, संविधान में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान न्याय और आश्वासन दे, न्याय व्यवस्था भी दे और समान आश्वासन भी दे। किस रूप में, तो राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में। फिर बात आती है एक शब्दावली जिसके अंदर एक शब्द है गणराज्य। तो ये गणराज्य क्या है, तो इसका अर्थ है भारत का जो राज्याध्यक्ष है, भारत का जो शासनाधिपति है, शासन चलाने वाला है, तो शासन चलाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया कि भाई सर्वोच्च व्यक्ति है वो जो गणराज्य है, उसके अंदर जो किसी प्रकार का वंशानुगत व्यक्ति शासन नहीं चलाए, यानी कि वंश दर वंश चलती रहे शासन व्यवस्था, ऐसा सिस्टम नहीं हो। इसके लिए इन्होंने इस गणराज्य शब्द की व्याख्या की है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आएगा वहाँ निर्वाचित होकर के आएगा, यानी प्रतिनिधि, जो भारत का जो प्रतिनिधि होगा, शासन का प्रमुख होगा, शासन का शासनाध्यक्ष होगा, वो कैसा होगा, तो निर्वाचित होगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन जनता उसका चुनाव करके उसको भेजे शासनाध्यक्ष को। लेकिन हमारे यहाँ पर एक विकृति वर्षों से 60-70 वर्षों से यही चल रही थी कि अब तक क्या किया जा रहा था, एक गांधी परिवार को ही हमने उसको प्रमुख मान लिया कि क्या पता इन्होंने देश को आज़ाद कराया, केवल गांधी परिवार के ऊपर हमने इतना विश्वास कर लिया है। तो ये तो वंशानुगत परंपरा हो गई। फिर गणराज्य की बात क्यों करते हैं, गणराज्य की बात करेंगे तो फिर समय समय पर जनता का प्रत्येक नागरिक वहाँ पहुँचे। फिर हमारे सामने एक शब्दावली आती है राजनीतिक न्याय, जिसके अंदर विवरणात्मक भाग है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, चाहे सामाजिक न्याय है तो सामाजिक न्याय में धर्म, लिंग, वर्ग है, चाहे नस्ल है, इसमें सबको समान व्यवस्था, समान अधिकार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं हो। फिर आर्थिक न्याय के अंदर जो आर्थिक न्याय की बात आती है तो अनुच्छेद 39 के अंदर बताया गया है, अनुच्छेद 39 के अंदर बताया गया है कि भाई सभी लोगों को आर्थिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों में ऐसी नीतियां बने जिस नीतियों का संचालन राज्य करे और नागरिकों को आजीविका के साधन पूरे मिलें और उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों की रक्षा हो और उनके सामूहिक हितों का ध्यान रखा जाए। फिर राजनीतिक न्याय के अंदर क्या है, तो राजनीतिक न्याय के अंदर आपके वैश्विक मताधिकार का पूरा वैश्विक मताधिकार की स्थापना की गई और फिर उसके अंदर संविधान के उपचारों का जो अधिकारों की बात आती है, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, उसके अंदर जो सिस्टम बनाया है न्याय का, उसके बारे में आदर्श मूर्त रूप जो प्रदान किया गया है राजनीति को, वैसे उसका भी उसमें सिस्टम हो। फिर बात आती है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं तो स्वतंत्रता क्या है, तो कि भारतीय संविधान में सभी जो नागरिक हैं उन नागरिकों के विचार हैं, उनके अभिव्यक्ति हैं,
उनका विश्वास है, उनका जो धर्म है और उन धर्म के अंदर जो उनकी उपासना है, उन उपासना में सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, इस रूप में उसको स्वतंत्रता के रूप में देखा गया है। फिर बात आती है इसके अंदर जो प्रस्तावना के अंदर एक शब्द है समानता। तो समानता क्या है? तो सभी नागरिकों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। समानता में सभी नागरिकों के साथ में क्या, यानी कि जो नागरिक हैं उनको सभी को समान पद, प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। फिर बात आती है बंधुत्व की। तो बंधुत्व क्या है? तो प्रस्तावना के अंदर बंधुत्व व्यक्ति की एक गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर एक सुनिश्चित करने की योजना है। भाई राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों ही सुनिश्चित करने की बात आती है तो हमारे सामने बंधुत्व की बात आती है, यानी कि भाई हम सभी आपस में भाई भाई हैं। इस बंधुता का भाव सभी लोगों के बीच में बढ़े, इस बात को इन्होंने इस बंधुत्व शब्द के अंदर जोड़ा है। तो व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की जो गरिमा है और जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है, इस बात को इन्होंने यहाँ पर विश्लेषित किया है। जो अखंडता शब्द है वो एकता और अखंडता, जिसमें अखंडता शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको उद्देशिका के अंदर जोड़ा है। उद्देशिका अखंडता शब्द है। तो अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन की बात आती है तो 1976। भाइयों बहनों, ये तो अपने इस जो आपकी प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्दावली थी, इस पर मैंने आपको कुछ इस रूप में व्याख्यान दिया है। तो इस व्याख्यान को आप सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर अपने जो साथी मित्र हैं उन मित्रों के साथ में इसको शेयर करिएगा ताकि इसका उपयोग अच्छे से हो सके। जय हिंद, जय भारत।